हेलो फ्रेंड, मैं एहसन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंटल एजिलिटी से संबंधित कुल 5 प्रश्न लिखे गए हैं। और फ्रेंड, आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एजी के क्वेश्चन पेपर के हैं, यानी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड, बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एजी में कुल 25 प्रश्न मेंटल एजिलिटी या मेंटल एबिलिटी से होते हैं। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं एक एक करके इन क्वेश्चनों को। तो फ्रेंड, यहाँ पर है कि एक स्कूल, पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल की 450 छात्रों में से 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं और उनमें से 50 ऐसे छात्र हैं जो कोई खेल नहीं खेलते। कितने छात्र फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं? तो फ्रेंड, यहाँ पर कुल छात्र हैं, जैसे देखें क्वेश्चन फर्स्ट में है कुल छात्र तो 450 हैं। 50 छात्र कोई खेल नहीं खेलते, तो इसका मतलब खेल खेलने वाले कुल विद्यार्थी। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 छात्र कोई खेल नहीं खेलते, 50 छात्र कोई खेल नहीं खेलते, अतः खेल खेलने वाले विद्यार्थी, यानी 450 में 50 छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते, तो खेल खेलने वाले विद्यार्थी हो जाएंगे 450 माइनस 50 मीन्स 400। 400 ऐसी छात्र हैं जो कि खेल खेल रहे हैं। और इनमें से कौन कौन से खेल खेल रहे हैं? कारण 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं। तो कुल खेल खेलने वाले विद्यार्थी, यहां पर लिखेंगे कुल खेल खेलने वाले विद्यार्थी, यानी एक 325, तो देखेंगे 325 फुटबॉल खेलते हैं और 175 क्रिकेट खेलते हैं, सबको जोड़ देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4 और 1 500, यानी कुल संख्या होगी 500। और जबकि खेल खेलने वाले कितने हैं? 400। इसका मतलब इसमें 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों खेल खेल रहे हैं। अतः दोनों खेल यानी क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों खेलने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? तो 500 में से 400 घटा देंगे, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 400 ही है जो कि खेल खेलती हैं, जबकि इसमें आ रहा है 500। तो इसका मतलब यह हुआ कि 325 में ऐसे भी लोग शामिल हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और 175 में ऐसे भी शामिल है जो कि फुटबॉल खेलते हैं। तो कुल संख्या है 500, 500 में से 400 घटा देंगे तो मीन्स 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों खेल खेल रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पेड़ की छाया की उसकी ऊंचाई से √3 गुनी हो तो सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा? तो फ्रेंड, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित यह क्वेश्चन है। यह मान लिया कि पेड़ है और यहाँ पर पेड़ की छाया तो नीचे बनेगी इस तरह से, यह पेड़ है, यहाँ पर यह इसकी छाया है। तो मान लिया पेड़ की लंबाई x है, तो छाया की लंबाई कितनी कर रहा है? √3 गुनी पेड़ की लंबाई का, तो यानी यहाँ पर √3x हो जाएगा और यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उन्नयन कोण, तो यही होता है थीटा उन्नयन कोण। तो यहाँ पर उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan
थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब और बटे आधार। तो लंब कितना है यक्स और आधार कितना है √3 यक्स। यक्स यक्स से कट जाएगा, आएगा 1/√3। तो मीन्स tan थीटा इक्वल टू हो गया 1/√3 और यह होता है tan 30 की वैल्यू, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो फ्रेंड यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री। यह हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन था। और फ्रेंड क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो 700 मीटर लंबी है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 700 मीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई तो ये 700 मीटर दिया हुआ है। हमने मान लिया सुरंग की लंबाई x है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना सुरंग की लंबाई बराबर x। अब रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहां पर देखेंगे कुल दूरी बराबर हो जाएगा 700 प्लस x। क्यों फ्रेंड, इसको आप ऐसे समझे जैसे कि मान लिया कि यह रेलगाड़ी है, यह कोई रेलगाड़ी है, यह इसका इंजन है, यहाँ पर यह इसका इंजन है और यहाँ पर कोई एक ऐसे मान लिया यह कोई सुरंग है और इसी सुरंग में रेलगाड़ी को जाना है। तो फ्रेंड यह देखेंगे जब इंजन ज्यों ही इसका यहाँ पर रहेगा, यानी रेलगाड़ी प्रवेश कर रहा है, और उसके बाद जब यहाँ पर देखेंगे कि रेलगाड़ी कब बाहर निकलेगा, तो रेलगाड़ी बाहर निकलने के लिए इसका मतलब यह हुआ कि रेलगाड़ी का जो लास्ट वाला जो डिब्बा है जब इसके बाहर निकलेगा तो हम कहेंगे कि रेलगाड़ी पार कर गई। यानी यहाँ पर ऐसे जरा देखेंगे जब यह रेलगाड़ी अब यहाँ से जब इसका आखिरी डिब्बा बाहर निकलेगा तो हम कहेंगे कि रेलगाड़ी पार कर गई। यानी इस अवस्था में यह कितनी दूरी चल रहा है, रेलगाड़ी सुरंग को पार कितने समय में करेगा, तो देखेंगे यहाँ से जब यह चलना शुरू करेगा तो यानी यह प्रवेश कर रहा है और इसके बाद जब यह बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब यह बाहर निकल गया। तो इस अवस्था में जो सुरंग की लंबाई है वह x है, रेलगाड़ी की लंबाई 700 मीटर। यानी अगर रेलगाड़ी यह पूरी x दूरी और यह 700 मीटर जब पूरा चल लेगा तो इसका मतलब सुरंग से बाहर पूरी तरह से निकल जाएगा। यानी कुल दूरी हो जाएगी 700 प्लस x। और चाल दिया हुआ है, रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो यहाँ पर 5/18 से इसमें गुणा कर लेते हैं। 18 चौक 72 और 4 पचे 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है कि 1 मिनट में पार कर जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जरा देखेंगे समय, तो समय बराबर है 1 मिनट। तो समय यहाँ पर 1 मिनट है, तो 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यह 60 सेकंड हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितना है 700 प्लस x। कुल दूरी कितना चल रहा है रेलगाड़ी 700 प्लस x। चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड और समय 1 मिनट था तो 1 मिनट को भी हमने सेकेंड में बदल लिया 60। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 700 प्लस x इक्वल टू 1200, 6 दूना 12। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1200 में से 700 माइनस कर लेंगे, इस तरह से इधर लाकर 700 माइनस कर लिया तो x बराबर आ गया 500 मीटर। तो फ्रेंड इस तरह से जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, जो सुरंग की लंबाई है वह 500 मीटर। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है
कि एक आर त्रिज्या का अर्धवृत्त है, एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर स्थित सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहां पर क्या है कि एक अर्धवृत्त है, ये मान लिया अर्धवृत्त का व्यास है, तो इस तरह से यहां पर एक अर्धवृत्त है। तो कह रहा है इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, सबसे बड़े अर्धवृत्त के अंदर स्थित सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड यह अर्धवृत्त अगर है, ये ए बी इसका व्यास हो जाएगा, त्रिज्या आर दिया हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2r, यह भी r। अब देखेंगे अगर यहाँ से इसको अगर हम मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें, तो इस तरह से यहाँ पर ये दो समकोण त्रिभुज बनेगा और दोनों समकोण त्रिभुजों का जो ऊंचाई है वह r है और आधार कितना है, r है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा वह ABC बनेगा और इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो लिखेंगे सबसे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार गुणे ऊंचाई से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आधार कितना है, 2r है और यह ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के एक साथ भी हम ले सकते हैं, दोनों त्रिभुजों का एक साथ कंबाइंड एरिया, कंबाइंड क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, r 2r हो गया, देखिए यह 2r और ऊंचाई से कितनी हो गई, r के बराबर। तो यह 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा r², यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह r² हो जाएगा। अब फ्रेंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक हॉल है, एक बड़ा सा रूम है हॉलनुमा, तो कह रहा है कि एक हॉल 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा, अगर इस हॉल के फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन होगा। तो फ्रेंड आप जिस कमरे में बैठे हो उसी को आप कंसीडर कर सकते हैं कि वही क्या है, एक हॉल है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हॉल की लंबाई, तो लंबाई L बराबर दिया हुआ है 15 मीटर और चौड़ाई को 20 से प्रतिशत कर दिया 12 मीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि देखेंगे तो हॉल का नीचे फर्श पर जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही बड़ा ऊपर छत भी होगा। तो इसका मतलब फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा और यह दोनों क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्श और, यहां पर जरा देखेंगे, फर्श प्लस छत का क्षेत्रफल बराबर, कह रहा है कि चारों दीवारों, कह रहा है कि हॉल के फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहां पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल का योग, तो देखेंगे यहां पर फर्श और छत का क्षेत्रफल, तो L इंटू बी, फर्श होगा इतना ही क्षेत्रफल, L इंटू बी छत का भी होगा। अब उसके बाद 4 दीवार बचती हैं, तो 4 दीवार में एक L इंटू एच होगा, एक B इंटू एच होगा और ठीक उसके सामने का दीवार भी उतने ही क्षेत्रफल का होगा। यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब देखेंगे तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना ऊंचाई h है, माना ऊंचाई h है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखें क्या होगा, एक होगा BL इंटू एच प्लस उसके सामने का भी होगा L इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच, इस तरह से। अब यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो 2LB और यहाँ से जब जोड़ेंगे तो देखेंगे आएगा 2LH और प्लस BH, सभी 2 बार आया। इस 2 से 2 को काट देंगे तो यानी यहाँ पर LB इक्वल टू हो जाएगा LH प्लस
BH। तो यहाँ पर LB का मान देखेंगे 15 और गुणे 12, और यहाँ से H को कॉमन जब ले लेंगे तो देखेंगे H कॉमन जब ले लेंगे तो L प्लस B इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर 15 और गुणे 12 और यहाँ पर जरा देखेंगे बराबर H और L प्लस B, तो 15 और प्लस 12। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो H बराबर आ जाएगा 15 गुणे 12 बटा, यहाँ पर जब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27। अब हाल का आयतन क्या होगा, LBH तीनों का गुणा। अतः हाल का आयतन बराबर L इंटू B इंटू H। तो आयतन में देखें L 15 दिया हुआ है, B 12 दिया हुआ है, और H का मान यहाँ से रख देंगे तो देखेंगे यहाँ से 15 गुणे 12 और बटे कितना 27। तो अब इसको काटेंगे तो देखेंगे 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 नवा 27, फिर 3 तिरिका 9, 3 पछे 15 5 और फिर 3 चौका 12। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे कितना बचेगा, 4 पछे 20, 20 चौका 80 गुणे 15, यानी यहाँ पर बचा 80 गुणे 15, तो 15 बट्ठा 120, यानी 1200 घन मीटर, यानी 1200 मीटर क्यूब। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और यह फ्रेंड हाल का आयतन आ जाएगा।